Hello guys, good morning to you. How are you? Guys, I welcome to you my YouTube channel Genius Education Point Coaching Center. जैसा कि आप जानते हैं रैपिडली स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स चलाया जा रहा है। आज चैप्टर 13 आज मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके पीछे मैंने चैप्टर 12 तक जितने भी वीडियो डाले उसे आपने बहुत ही लाइक कमेंट किया, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद है। आपका लाइक कमेंट हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। अब आगे मैं आज आपको एम्फेटिक विथ डू डस और डिड के साथ पढ़ा रहा हूँ। एम्फेटिक जैसा कि आपने डू डस डिड का प्रयोग एक सहायक क्रिया की तरह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में करना ही जाना है। आज आपको डू डस डिड के विशेष एवं महत्वपूर्ण प्रयोग की जानकारी दे रहे हैं। कन्वर्जेशन में अर्थात बोलचाल में डू डस डिड का यह प्रयोग बहुत ही किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको हमने रूल के अंतर्गत डिवाइड कर दिया है। रूल पहला कहता है कि मेन वर्ब के पहले डू डस डिड का प्रयोग सेंटेंस को इम्फेटिक मीन्स जोरदार बनाता है। अर्थात मेन वर्ब के पहले डू डज या डिड यानी डू डज और डिड का प्रयोग बताया जा रहा है कि सिंपल प्रेजेंट में डू और डज का प्रयोग करते हैं और डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाता है। सिंपल पास्ट। इसके बाद रूल नंबर 3 में बताया जाता है कि डू डज या डिड के बाद हमेशा क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं। ये क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, न क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। डियर गाइस, इस तरह इस एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है, मैं उसे जानता तो हूँ। पहला वाक्य है, ट्रांसलेशन करना, मैं उसे जानता तो हूँ। अब इसमें इस वाक्य को मैं देख रहा हूँ कि इसमें तो शब्द जो है अनिवार्यता का बोध कर रहा है, यह निश्चित कर दे रहा है कि वह जानता, मैं उसे जानता हूँ। अगर यही वाक्य रहता मैं उसे जानता हूँ तो यह किस टेंस का वाक्य हो जाता है? सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, क्योंकि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं, जिसे आधुनिक काल में सिंपल प्रेजेंट कहा जा रहा है। तो यह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो सिंपल प्रेजेंट में अब यह तू शब्द आया है, मैं उसे जानता तो हूँ। अब कोई संभावना की बात नहीं है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो ऐसा जब वाक्य आता है तो इसे जोरदार वाक्य कहते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर बता रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, डू डज और डिड, यानी इनमें से कोई एक होना चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट इस वाक्य से ढूंढ रहा हूँ। कौन जानता है? मैं जानता हूँ। तो मैं इसका सब्जेक्ट हुआ, अर्थात सबसे पहले आपको मैं की इंग्लिश लिखना है आई। अब क्या चाहिए? डू डज डिड में से एक लगाना है। तो ये आप जान गए हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसलिए आई प्लूरल सब्जेक्ट है। आई एंड यू देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो डू का प्रयोग किया आपने, आई डू। इसके बाद कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब इसमें से ढूंढना है, क्या करता हूँ, क्या करता है, क्या यानी व्हाट डज ही, डू आई, अर्थात क्या लगाने से हमें क्रिया प्राप्त होती है। क्या करता हूँ? जानता हूँ। तो जानना की अंग्रेजी आपने लिखा नो,
और इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। तो अब किसको या कहाँ शब्द किसी वाक्य में लगा देने पर हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। तो किसको जानता हूँ उसे, तो उसे की अंग्रेजी आप क्या लिख रहे हैं? पुरुष के लिए हिम लिख रहे हैं, अगर स्त्री रहता तो क्या लिख देते? हर। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छे। कोई भी बात समझने के लिए अटेंटिव होना पड़ता है, एकाग्रचित्त होना पड़ता है और शांत होकर के अपने को रोक करके समझना होता है। और जो अपने को रोक लेता है वही सच्चा जिज्ञासु है और वही सच्चा सीखने वाला होता है। यही पहचान होती है कि हम अपने को रोक लें, अपने विचारों को रोक लें, अपने को वर्तमान की अवस्था में ले लें, तब जाकर सीखना समझना आता है। अब यह वाक्य हो गया आई डू नो हिम, तो इसका अर्थ हो गया मैं उसे जानता तो हूँ। अब दूसरा वाक्य आपके सामने आ रहा है, हम जीना चाहते तो हैं। हम जीना चाहते हैं, सभी को ज़िंदगी से प्यार है और सभी अपनी ज़िंदगी को प्यार करते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि इसने यह ज़िंदगी हमें बहुत बहुमूल्य प्राप्त हुई है, वेरी कॉस्टली है। तो यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं, कौन चाहता है जीना? हम। तो आपने वी लिखा सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद इसके वी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए आपने डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग फिर किया, डू। और फिर इसके बाद आपको लिखना है क्या करते हैं? चाहते हैं। चाहना की अंग्रेजी क्या होती है? वांट। बहुत अच्छे, वांट। अब क्या लिखना है हमें? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब हम जीना चाहते हैं, अब जीना में ना आया है, इसलिए क्रिया इन्फिनेटिव हो गई। तो इसके पहले लिव के पहले हम टू लिख रहे हैं, यहाँ इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया। वी डू वांट टू लिव। अगर यही चीज़ यहाँ तो नहीं रहता, तब यहाँ डू नहीं रहता, तब यह वाक्य बनता वी वांट टू लिव। इसे कहते नॉन इम्फैटिक। यह वाक्य जो बन रहे हैं इम्फैटिक सेंटेंस बन रहे हैं डियर्स। और यही चीज़ इसमें से डू अगर निकाल लेते तो यह नॉन इम्फैटिक बन जाएगा। इस तरह तीसरा वाक्य है, तुम भगवान में विश्वास करते तो हो। भले कुछ भी कहो, लेकिन किसी न किसी माध्यम से हम भगवान से जुड़े हैं सभी लोग, तो विश्वास करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो कह रहा है कि कौन विश्वास करता है? तुम। अब सब्जेक्ट हो गया तुम। अब हमें चाहिए क्या? डू डज डिड में से चाहिए। यह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसलिए आपने डू हेल्पिंग का प्रयोग किया। और इसके बाद लिखा है आपने क्या चीज़? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या करते हो? विश्वास करते हो। तो विश्वास करना का अंग्रेजी क्या होती है? बिलीव। BELIEVE। यू डू बिलीव। अब किसमें विश्वास करते हो? कहाँ विश्वास करते हो? ऑब्जेक्ट चाहिए, इन गॉड, भगवान में। एवरी मैन शुड फेथ इन गॉड। गॉड इज मेड द होल वर्ल्ड, एवरीथिंग ऑन द अर्थ। अब चौथा वाक्य है, वह अपने भाई को पीटता तो है। वह अपने भाई को पीटता है, भले वह कहता है कि नहीं पीटता है, लेकिन कभी कभी पीट देता है। अब देखिए ऐसा भाव आ रहा है, निश्चितता का भाव आ रहा है। अब यही वाक्य जोरदार हो गया है। अब इस वाक्य की अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही आसान देख रहे हैं। बनाना थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपका अभ्यास और मेरा सारा प्रयास, बिल्कुल मुफ्त में ही यह ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ा सा झुकाव करिए। जैसे आप 3 घंटे का मोबाइल देख रहे हैं, तो उसमें से 10 मिनट निकाल करके मेरा मोबाइल टीवी भी देखिए, मेरा भी वीडियो देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप में जल्दी ही निश्चय बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। धन्यवाद। इसके बाद कह रहा है कि वह अपने भाई को पीटता तो है,
कौन पीटता है? वह। तो वह की अंग्रेजी 3 होती है, ही, सी, दैट। पुल्लिंग के लिए आप ही का प्रयोग करते हैं, स्त्री के लिए सी का, और कोई वस्तु रहती है तो दैट का प्रयोग करते हैं। वह हो गया। अब आपको लिखना है इसमें से डू डज में से, तो डू लिखेंगे कि डज लिखेंगे? डज लिखेंगे, क्योंकि यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, डज। ही डज। अब क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। वर्ब क्या है? क्या करता है? पीटता है, बीट। अब यहाँ समझाना यह है कि अगर यहाँ डज का प्रयोग नहीं रहता तो यहाँ अब बीट्स लिखा जाता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब में यस जोड़ करके हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, और सब्जेक्ट में नाउन में यस जोड़ करके हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं। वह अपने भाई को पीटता है, ही डज बीट। अब क्या हो जाएगा? किसको पीटता है, यानी आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। किसको पीटता है? अपने भाई को। अब अपने की अंग्रेजी हमने बताया आप पिछले चैप्टर में कि ही के साथ हिज, सी के साथ हर, आई के साथ माई, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, वी के साथ आवर अपना के लिए प्रयोग किया जाता है। ही डज बीट हिज ब्रदर। अब ट्रांसलेशन बना आपका, ही डज बीट हिज ब्रदर। वह अपने भाई को पीटता तो है। अब अगला वाक्य है, वह यहाँ आती तो है। वह आती है, यानी कि अब स्त्री के लिंग का बोध हो रहा है। आप लिख रहे हैं सी, कौन आती है? सी सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अनुसार डज क्रिया का प्रयोग किया गया, हेल्पिंग का, डज। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है? क्या करती है? आती है, कम। अब कहाँ आती है? चाहिए ऑब्जेक्ट आपको, यहाँ, कम हियर। ही डज कम हियर। वह यहाँ आती तो है। राम सारे दिन पढ़ता तो है। अब राम बेचारे की क्या मजबूरी है? वो दिन भर किताबें कापी लिया हुआ है, बुक वार्म बन गया है। अब नंबर भले कम आए, राम सारे दिन पढ़ता तो है। तो कौन पढ़ता है? राम सब्जेक्ट हमने लिखा। अब राम सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। डज क्या करता है? चाहिए मुझे वर्ब, पढ़ता है। अब रीड लिख रहे हैं, अब एक राम के साथ रीड्स नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि डज यहाँ प्रयोग किया गया है। राम डज रीड, रीड। अब हो गया, कहाँ कहाँ पढ़ता है? दिन भर पढ़ता है, ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग। अब ट्रांसलेशन बन गया, राम डज रीड ऑल डे लॉन्ग। अब आपसे हम यहाँ अब बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट की पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ए, या था, ई थी, ए थे आदि आएंगे, ऐसे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। सिंपल पास्ट टेंस के होंगे। सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वे क्रिकेट खेलते तो थे। अब ए ते थे का मतलब ए थे, ए थे अंत में आ गया, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम बना रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में बता रहा है कि डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ बताया गया है कि सिंपल पास्ट में अगर वाक्य होगा तो डिड का प्रयोग किया जाएगा। और सब वही स्ट्रक्चर आपका है। सब्जेक्ट सबसे पहले है, वे क्रिकेट खेलते तो थे। अब वे की अंग्रेजी आपने लिखा सब्जेक्ट के रूप में, दे। अब क्या हुआ? दे क्या करते थे? अब इसके दे के अनुसार अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको आँख बंद करके डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देना है। दे डिड।
अब क्या करते थे, खेलते थे। यानी क्या लगाकर आप मेन वर्ब ढूंढ रहे हैं। दे प्ले, डिड प्ले, क्या किसको खेलते थे, द क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह डियर गाइस, आप प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर कह रहा है कि रमेश कॉलेज जाता तो था। रमेश कॉलेज जाता तो था। अब यह था आया है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अर्थात आपसे समझाया जा रहा है कि दो ही टेंसों का नाम लिया जा रहा है जहाँ एम्फेटिक सेंटेंस बनाए जाएंगे, जोरदार वाक्य बनाए जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में। अन्य टेंसों में बनाएंगे तो नहीं बनेंगे। फिर कह रहा है कि रमेश की अंग्रेजी कौन जाता था, रमेश, आपने सब्जेक्ट लिखा। इसके बाद इसके अनुसार डिड ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया क्योंकि सिंपल पास्ट है। और क्या करता था, गो, यहाँ पर क्रिया का प्रथम रूप ही लिखा जाएगा। यहाँ यह नहीं कि यह पास्ट में है तो सेकंड रूप लिखा जाए। फिर कह रहा है कि डिड गो, अब यहाँ तक हो गया, वो हो गया आपका वाक्य वर्ब तक। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, कहाँ जाता था, कहाँ से ऑब्जेक्ट हमने ढूंढा, टू कॉलेज। रमेश डिड गो टू कॉलेज, रमेश कॉलेज जाता तो था। मैं यहाँ रहता तो था, अगला वाक्य है मैं यहाँ रहता तो था। तो यह अब ऐसा वाक्य आ गया तो आप जो है लिख रहे हैं आई डिड लिव हियर। यस, हियर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्ट। लिव क्या है, वर्ब। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है, सब्जेक्ट। डियर गाइस, आपने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातों को आज सुना। आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि आपने अपने विचारों को एकत्र किया और मेरी बातों पर ध्यान दिया। इस तरह आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें क्योंकि मैं उसका जो है प्रतिभागी हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरा यही प्रयास है कि आप अधिक से अधिक इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सीख लें ताकि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें। इस प्रयास में मेरे आपका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो अभ्यास 10 मिनट का समय केवल मैं मांग रहा हूँ और यह समय देने के लिए जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। गॉड ब्लेस देम। आई फॉरगिव यू। गुड बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।